हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 10 इमारतें, चित्र तथा किताब पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इमारतों में दिल्ली का लौह स्तंभ आता है। तो दिल्ली का लौह स्तंभ साधारण स्तंभ नहीं है। यह स्तंभ पिछले 1500 वर्षों से यहाँ खड़ा है और इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। उस जमाने में धातु शोधन की तकनीक कितनी विकसित थी, इस स्तंभ पर एक अभिलेख है जिससे पता चलता है कि इसे गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त के काल में बनवाया था। अब उसके बाद हम लोग स्तूप के बारे में जानते हैं। स्तूप शब्द का मतलब होता है टीला। स्तूपों का निर्माण अक्सर बुद्ध के अनुयायियों द्वारा करवाया गया था। स्तूप के बीच में अक्सर एक बक्सा रखा जाता है। इस बक्से में बुद्ध या उनके शिष्यों के शरीर के अवशेष रखे जाते थे। उस बक्से को मिट्टी से ढक दिया जाता था। उसके बाद इसे कच्ची ईंटों से और फिर बाकी पक्की ईंटों से ढका जाता था। आखिर में कभी कभी इसे पत्थर से ढका जाता था जिस पर नक्काशी की जाती थी। स्तूप के चारों ओर एक प्रदक्षिणा मार्ग बनाया जाता था। बुद्ध के भक्त इस मार्ग पर घड़ी की सुई की दिशा में प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा मार्ग के चारों ओर रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में एक प्रवेश द्वार बनाया जाता था। रेलिंग और प्रवेश द्वार पर सुंदर नक्काशी की जाती है। स्तूप के बेहतरीन संरचना और उस पर की गई सुंदर नक्काशी से उस जमाने के वास्तुशिल्प का अंदाज़ा मिलता है। नक्काशी मतलब डिज़ाइन या किसी भी चीज़ को जब बेहतरीन ढंग से सजा के उसमें कुछ लिखा हो उसे ही नक्काशी कहते हैं। अब हम लोग हिंदू मंदिर की संरचना के बारे में जानते हैं। तो हिंदू मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण भाग को गर्भगृह कहते हैं। वहीं पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। इसी स्थान पर पुरोहित अनुष्ठान करते हैं और लोग पूजा करते हैं। गर्भगृह के ऊपर अक्सर एक ऊंचा स्तंभ मतलब टावर जैसा बनाया जाता था। इस स्तंभ को शिखर कहते हैं। शिखर से गर्भगृह के महत्व का पता चलता है। अधिकतर मंदिरों में एक बड़ा सा हॉल होता था जिसे मंडप कहते हैं। मंडप में ढेर सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। शुरू में मंदिरों को पत्थर और ईंटों से बनाया जाता था, लेकिन बाद में कई ऐसे मंदिर बने जिन्हें केवल पत्थरों से बनाया गया। कुछ मंदिरों को तो केवल एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया, जैसे कि महाबलीपुरम का मंदिर। अब हम लोग चित्रकला के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं की चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। आज भी इन चित्रों के रंग चमकदार और चटक लगते हैं। उसके बाद है किताबें। तो यह वह समय था जब भारत के कुछ बेहतरीन महाकाव्यों की रचना हुई थी। जो साहित्यिक किताब हजारों पन्नों में रहती है उसे महाकाव्य कहते हैं। जो साहित्यिक किताब हजारों पन्नों में रहती है उसे क्या कहते हैं? तो महाकाव्य कहते हैं। लगभग 1800 वर्ष पहले इलांगो नामक कवि ने मशहूर तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम की रचना की थी। शतनाड ने तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की रचना लगभग 1400 वर्ष पहले की थी। कालिदास ने कई महाकाव्य और नाटकों की रचना की। इसी काल में पुराणों की रचना हुई थी। महिलाओं और शूद्रों को भी पुराण पढ़ने की अनुमति थी। पुराण को सरल संस्कृत में लिखा गया था। तो महिलाओं और शूद्रों को जो है किस काल में पढ़ने को मिला था? जब 1400 वर्ष पहले, ठीक, जब कालिदास ने महाकाव्य और नाटकों की रचना की उस काल के बाद ही हम लोगों में जो महिलाओं और शूद्रों को जो पुराण नहीं पढ़ने दिया जाता था उनको भी पढ़ने दिया जाने लगा। इसी समय महाभारत और रामायण की रचना हुई थी। महाभारत को वेदव्यास ने और रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था। आम लोगों की कई कहानियों को संकलित करके पुस्तक का रूप दिया गया। जातक, कथाएं और पंचतंत्र ऐसे ही किताबें हैं। उसके बाद हम लोग विज्ञान के बारे में जानते हैं। तो आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री थे। उनकी पुस्तक आर्यभट्टियम में गणित और ज्योतिष में कई सिद्धांत हैं। उन्होंने गणित और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हैं जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ग्रहणों का सही वैज्ञानिक कारण बताया। अब है आर्यभट्ट में वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सही तरीका भी निकाला। यह विधि आज भी इस्तेमाल होती है।
अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट जो रेड पेन से लिखी हूँ मैं वो बताती हूँ कि वो है क्या, कि इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआत बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम कुछ पढ़ते होगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो हम लोग जो भी पूरा पाषाण युग के बारे में देख रहे हैं, तो इसमें जो तिथि है ना वो ना अनुमानित तिथियों में दी जाती है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700-1900 ईस्वी पूर्व के बीच। तो हर पुस्तक में जो है ना कि ना लगभग दिया रहता है। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईस्वी पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासन काल लगभग 272 से 268 ईस्वी पूर्व से 231 ईस्वी पूर्व के बीच। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। बल्लवी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री हुएनसांग का भारत आक्रमण 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। कुछ इम्पॉर्टेंट बात हम लोग जान लेते हैं कि कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में हमें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती है कि यह तिथियां निश्चित नहीं है। यदि कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहता है तो इसका मतलब होता है कि वो तिथियां निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, क्योंकि इतिहासकार के द्वारा भी अनुमान ही लगाया गया है। तो इस प्रकार से हमारा क्लास 6 का चैप्टर 10 भी ख़त्म हो गया और हमारा पूरा बुक का नोट्स भी ख़त्म हो गया। तो अगर आप सबों को मेरा नोट्स अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का अब हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।